हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू ग्रैस्प। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी की बुक का। इस चैप्टर का नाम है फ्रीडम। इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ DSSB TGT SST के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। सो लेट अस सी व्हाट दिस चैप्टर सेज। फ्रीडम के बारे में हम सब जानते ही होंगे, बट यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है एक बार हम उसको देख लेते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है कि लोगों में एक डिज़ायर होती है, एक इच्छा होती है लोगों में, किस चीज़ की? कि वो कंट्रोल कर सकें अपनी खुद की लाइफ को और डेस्टिनीज़ को। और उनके पास क्या होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो एक्सप्रेस कर सकें फ्रीली अपनी चॉइसेस को और एक्टिविटीज़ को। तो फ्रीडम का बेसिक मीनिंग होता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो वो चाहता है वो कर सके, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल लॉ नहीं लगाया जाए। सो बेसिकली अ ह्यूमन बीइंग शुड बी फ्री टू एक्सरसाइज हिज और हर ओन विल। अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी को जीना ही फ्रीडम होता है। ये डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना था, वो हमने देख लिया। उसके आगे अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेल्सन मंडेला के बारे में दिया हुआ है। यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पहले भी पूछा हुआ है, PYQ है आपका, आगे भी पूछे जाने के हाई चांसेस हैं। तो नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में हम अपनी बुक में पढ़कर आए हैं NCERTs की 9th-10th की, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने फाइट किया किसके अगेंस्ट? एपेथेड राइम के अगेंस्ट, जो साउथ अफ्रीका में प्रिवेल कर रहा था। अब देखो, एपेथेड राइम जो था उसमें क्या होता था? पीपल वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेस एंड देन देयर वर वेरी मच इनइक्वालिटी। जो वाइट राइम जब था तो उस टाइम पे क्या होता था? सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज़ फॉलो करी जाती थी, और जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जो नेटिव पीपल थे, खुद वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उनको बहुत ही हार्डशिप्स, ह्यूमिलेशंस और पुलिस ब्रुटैलिटीज़ को फेस करना पड़ता था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कहाँ से बिलोंग करते थे? साउथ अफ्रीका से। आगे देखते हैं। जो ये अपेर्थेड राइम था उसमें क्या हुआ था? डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों में, सिटीजन्स में, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होता था? रेस के बेसिस पे। आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, आपको याद रखना है रेस के बेसिस पे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया साउथ अफ्रीका का, जैसा कि हमने पहले वाली NCERTs में देखा है कि उसमें ये नहीं था सिर्फ ब्लैक लोगों को देख के ध्यान में रख बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। जो वाइट थे और ब्लैक थे वो सारे इकट्ठे आए थे और उन्होंने इकट्ठे मिलके अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था कंट्री का। एक बार पढ़ लेते हैं। द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल इन साउथ अफ्रीका, नॉट जस्ट द ब्लैक और द कलर्ड बट ऑल्सो द वाइट पीपल, दैट वॉज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सभी लोगों को, ब्लैक को, कलर्ड को, वाइट पीपल को ध्यान में रख के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साउथ अफ्रीका का फ्रेम हुआ था। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे थे? तो वो 28 ईयर्स जेल में रहे थे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये नंबर। इसके बाद आपको दिया हुआ है अन सान स्यू की के बारे में। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? ये म्यांमार कंट्री से बिलोंग करती थी। इनको भी हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। ये भी अब जो म्यांमार में एट्रोसिटीज़ हैं उनको फेस कर रही थी। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। इनका मानना था कि फ्रीडम तभी आएगी, फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। इनका मानना था सबसे पहले जो फ्रीडम होती है, रियल फ्रीडम जो होती है, वो तब आती है जब इंसान को फ्रीडम मिल जाए डर से, फियर से। तो यही इनकी बुक का नाम था। और इनका मानना था कि जब एक ह्यूमन बींग फ्री हो जाता है डर से, तो वो एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ को लिव कर सकता है। ये यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। फॉर Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear। आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अकॉर्डिंग डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए आपको ओवरकम करना चाहिए फियर को? तो वो आंसर होगा एंग सन सू की। यहाँ पे आपको ऑप्शन में महात्मा गांधी दे दिया जाए या कोई और ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है ये ऑप्शन नहीं है करेक्ट। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट है हमारी एंग सन सू की। जो भी आपकी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं चैप्टर में वो मैं सारी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, तो आप आगे जाके कंफ्यूज मत होना जब आपको अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। सो अब तक हमने जो देखा उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट था नेल्सन मंडेला की जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद नेल्सन मंडेला की कंट्री साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज़ थी वो किसके बेसिस पे थी? रेस के बेसिस पे। कितने साल वो जेल में रहे? 28 साल वो जेल में रहे।
उसके बाद हमने देखा एंसन सू की कंट्री कौन सी है, म्यांमार। उसके बाद हमने उनकी बुक देखी फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ फ्रीडम। फ्रीडम होता क्या है? फ्रीडम का बेसिकली मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि बाहरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट, कि कोई एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट नहीं होगा, खुद से एक इंसान जो करना चाहता है वो करे, खुद से कुछ नहीं करना चाहता तो भी ठीक है, बट बाहर से कोई और एक्सटर्नल अथॉरिटी कॉन्स्टेंट नहीं लगाएगी, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगी। ओके। In terms of this definition, an individual could be considered free if he/she is not subject to external controls or coercion and is able to make independent decisions and act in an autonomous way. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ह्यूमन बीइंग अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है, ऑटोनॉमस है, तो उसको हम फ्री मान लेंगे। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। फ्रीडम का मतलब ये भी होता है कि एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके और अपने पोटेंशियल्स को डेवलप कर सके। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज़। इसका मतलब क्या हुआ? एक ह्यूमन बीइंग तब फ्री होता है जब वो क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटीज़ के एटमोसफियर में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट नहीं लग रहा। अब आपको यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं फ्रीडम के, ये आपको याद रखने हैं। देखो, दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक नेगेटिव कंसेप्ट होता है लिबर्टी का, सॉरी फ्रीडम का, और एक होता है पॉजिटिव कंसेप्ट। ये डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर में, बट अभी आपको क्या याद रखना है कि एक जो फ्री यहाँ पे आपको बताया हुआ है, बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। पहला एस्पेक्ट क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट नहीं होगा, बाहर से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। दूसरा क्या एस्पेक्ट होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स। इस तरीके की कंडीशंस बनानी कि जो लोग हैं वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके। ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं आपके फ्रीडम के। जो पहला आपका एस्पेक्ट है वो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम है। सेकंड जो आपका कंसेप्ट है वो है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। अब इसके बाद क्या क्या हुआ है कि एक फ्री सोसाइटी वुड बी वन विच इनेबल्स ऑल इट्स मेंबर्स टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद द मिनिमम ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट्स। एक फ्री सोसाइटी वो सोसाइटी मानी जाती है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो अपने पोटेंशियल्स को, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें बिना किसी सोशल कॉन्स्टेंट के, बिना किसी भारी रोक टोक के। ओके। देन आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि फुल डेवलपमेंट हो सके एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ का। एक ह्यूमन बीइंग जो करना चाहता है, जिस भी उसमें जाना चाहता है एरिया में, वर्क एरिया में, वो कर सके। जैसे कि आप देखते हो कि आपको 10th के बाद क्या मिल जाती है? फ्रीडम मिल जाती है कि आपको नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, किस बैकग्राउंड में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है। तो ये क्या है? आपको एक तरीके से फ्रीडम मिली है, चॉइस मिली है। और यही चीज़ अगर आप पर इम्पोज कर दी जाती कि नहीं सिर्फ आप आर्ट्स ही ले सकोगे, तो ये क्या हुआ? ये कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी है जो आपकी फ्रीडम छीन रही है। ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट था नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम का। अब पॉजिटिव कंसेप्ट में क्या होगा? आपको चॉइस तो दे दी थी, आपने चूज़ भी कर लिया आर्ट्स। अब आर्ट्स चूज़ करने के बाद आपको अगर उसमें प्रोफेशन ही अलाउ नहीं दिख रहा, मतलब प्रोफेशन दिख ही नहीं रहा कि इसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में, तो वो तो गलत हो गया। अब पॉजिटिव कंसेप्ट क्या कहता है कि आप कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए सिटीजन्स की, आप उनके टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स लो। कि जैसे कि आपने क्या करोगे, आप ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए, ये याद नहीं रखना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे बॉक्स में स्वराज क्या होता है। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। ये महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस कंसेप्ट था। स्वराज का जो स्व वर्ड है उसका मतलब होता है सेल्फ, और राज का मतलब होता है रूल। तो जब एक ह्यूमन बीइंग खुद पे रूल कर सकते हैं तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम मानी गई है एज़ पर महात्मा गांधी। तो स्वराज का मीनिंग हमने देख लिया और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 6th पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देन तिलक की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, और ये आपका PYQ है। ये भी आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। फिर महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज, जैसे कि हमने पहले भी देखा फर्स्ट चैप्टर में, हिंद स्वराज उनकी बुक है, हमें याद रखना है नाम। देन उन्होंने स्वराज का मतलब क्या बोला? स्वराज इज नॉट जस्ट फ्रीडम बट लिबरेशन इन रिडीमिंग वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन
फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट आपकी महात्मा गांधी ने दी थी, ये आपको याद रखना है। स्वराज का बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपने ऊपर रूल कर सकें तो उसको हम स्वराज कह सकते हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ रिस्पेक्ट को डील करना आना चाहिए, यही कंसेप्ट था महात्मा गांधी का स्वराज का। गांधी जी की स्टेटमेंट भी याद रखनी है और तिलक की स्टेटमेंट भी याद रखनी है, दोनों की स्टेटमेंट याद रखनी है स्वराज के कंटेक्स्ट में। देन गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज कौन से ईयर में लिखी थी? हिंद स्वराज गांधी जी ने अपनी बुक 1909 में लिखी थी। ये आपके लिए ईयर इम्पॉर्टेंट है। अब तक जो हमने पढ़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट था नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि अपार्थाइड राइम जो था साउथ अफ्रीका में, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो कौन से बेसिस पे होता था? रेस के बेसिस पे। उसके बाद हमने देखा कि कितने साल वो जेल में रहे, 28 साल वो जेल में रहे। उसके बाद हमने एन सान सू की देखा कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी, म्यांमार से करती थी। उनकी जो बुक का नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर था। देन हमने देखा कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं फ्रीडम के, एक एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट कोई भी प्रिवेल नहीं करना चाहिए, दूसरा ऐसी कंडीशंस करना कि जो लोगों के टैलेंट्स हैं वो डेवलप हो सके। उसके बाद हमने स्वराज देखा क्या कंसेप्ट है। फिर हमने देखा तिलक की स्टेटमेंट क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। महात्मा गांधी की जो बुक है हिंद स्वराज, उसके बारे में हमने देखा, उन्होंने उसमें कहा है इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। स्वराज तब आएगा जब हम खुद को रूल करना सीख जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी? 1909 में लिखी। अब हम पढ़ लेते हैं द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं कॉन्स्ट्रेंट के? देखो, या तो सरकार आप पे प्रतिबंध लगा देगी, गवर्नमेंट लगा देगी लॉज के थ्रू, या फिर से जो सोसाइटी होती है वो लगाएगी, सोशल इनइक्वालिटीज़ लगाएंगी। तो जो सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट के वो बेसिकली लॉज, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, सोसाइटी, ये आप पे रेगुलेशंस लगाते हैं। अब यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम कुछ कोटेशन दी हुई है, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। इफ़ वी आर टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ वी फर्स्ट हैव टू होल्ड अप बिफोर अस एन आइडियल विच विल गैल्वनाइज आवर होल लाइफ, दैट आइडियल इज़ फ्रीडम। इतनी स्टेटमेंट याद रख लेना अगर हो सके तो, कि इन्होंने कहा था कि अगर रेवोल्यूशन लेकर आना तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? हमें फ्रीडम चाहिए होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल अगर आपको याद रह जाता है देन दैट इज़ वेल एंड गुड। वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स? अब हमें कॉन्स्टेंट्स क्यों चाहिए, हमें प्रतिबंध क्यों चाहिए? अगर आप खुद सोचो, अगर कोई कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो आप रेड लाइट पे नहीं रुकोगे, तो आप किसी और की प्रॉपर्टी को भी ऑक्यूपाई कर लोगे। तो ये सब कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं ताकि सोसाइटी वेल फंक्शन कर सके। जैसे कि हम देखते हैं ड्राइविंग के टाइम पे या फिर से डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं लैंड पे, कोई फिल्म रिलीज़ करनी है या नहीं करनी, उसमें कुछ ऐसे सीन्स तो नहीं है जिससे कि सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं ताकि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी हो सके। ओके, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाउएवर इज़ टू आइडेंटिफाई विच कॉन्स्टेंट्स और फ्रीडम आर नेसेसरी एंड जस्टिफिएबल। तो देखना क्या होगा, हमें देखना होगा कि कौन से कॉन्स्टेंट्स सही है, कौन से कॉन्स्टेंट्स अननेसेसरी है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि सरकार हम पे प्रतिबंध इसलिए लगा रही है ताकि हम अपनी आवाज़ ही ना उठा सके सरकार के खिलाफ। तो यही आपको बताया हुआ है कि कुछ कॉन्स्टेंट्स तो नेसेसरी और जस्टिफिएबल होते हैं, कुछ नहीं होते। इधर आपको बॉक्स में लिबरलिज्म के बारे में बताया हुआ है। देखो, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है। ISM जहाँ पे भी लग जाएगा इसका मतलब हम एक आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म, जिसकी जो वैल्यू है ना वो है टॉलरेंस। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिबरलिज्म की जो वैल्यू है वो क्या है? वो है टॉलरेंस, कि वो बर्दाश्त करते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी के पेरेंट्स बहुत लिबरल है, इसका मतलब है कि वो सुन लेते हैं, कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनके बच्चों को फ्रीडम दी जा सके। ओके, जो लिबरल्स थे ना उन्होंने प्रायोरिटी दी किसको? इंडिविजुअल लिबर्टी को ओवर वैल्यूज़ लाइक इक्वालिटी। इन्होंने कहा इक्वालिटी एक बार के लिए पीछे कर सकते हैं हम, पर सबसे पहले आती है इंडिविजुअल लिबर्टी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये किसकी बात करते हैं लिबरलिज्म वाले? लिबरलिज्म वाले बात करते हैं कि सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? हमें देना चाहिए ध्यान इंडिविजुअल लिबर्टी पे। इक्वालिटी से ज़्यादा इन्होंने इस पर फोकस किया है। लिबरलिज्म वाले लोग क्या करते हैं? फ्री मार्केट पे और मिनिमम रोल ऑफ द स्टेट पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में ना बिलीव करते थे कि सोसाइटी में सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो और स्टेट जो है वो मिनिमम रोल प्ले करेगा। बट फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया USA में, तो ऐसे जब चीज़ें आई
उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि नहीं रोल प्ले करना चाहिए स्टेट को, तो इन्होंने वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया। याद कुछ नहीं रखना, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी क्या है। लिबरलिज्म वाले क्या करते हैं, फ्री मार्केट और मिनिमम रोल ऑफ द स्टेट को प्रमोट करते हैं। ये कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, कुछ मेजर्स लेने चाहिए स्टेट को सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट, ओके दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्म प्रिंसिपल। पहले तो आपको यही याद रखना है कि हार्म प्रिंसिपल किसने दिया, जे.एस. मिल ने दिया, ओके। देन जे.एस. मिल की बुक का नाम आपको याद रखना है ऑन लिबर्टी, ये आपका PYQ है, डेफिनेटली आगे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ओके। सो हार्म प्रिंसिपल क्या होता है, हार्म प्रिंसिपल होता है कि एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग के साथ गलत तभी कर सकता है जब उसकी जान पर खतरा हो। फॉर एग्जाम्पल A B को मार सकता है सिर्फ तभी जब B A को मारने की कोशिश कर रहा हो, मतलब सेल्फ डिफेंस में ही A B को मार सकता है, ओके। तो सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर नंबर इज सेल्फ प्रोटेक्शन, that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others। कि अगर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को हर्ट कर रहा है तो ही सामने वाला बंदा रिटेलिएट कर सकता है। देखो A पर्सन अगर B को हर्ट कर रहा है तो ही B A की जो फ्रीडम है उस पर क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई इंसान चुपचाप सड़क से जा रहा है आप उसको बोलो कि आप नहीं जा सकते, बट अगर वो गलत लाइन से जा रहा है तो आप उसको रोक सकते हो। अगर किसी ने रेड लाइट को क्रॉस किया तो आप रोक सकते हो, अदरवाइज नहीं रोक सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या रखना था याद, जे.एस. मिल का कंसेप्ट है हार्म प्रिंसिपल का, जे.एस. मिल की बुक का नाम याद रखना था ऑन लिबर्टी। उसके बाद जे.एस. मिल ने दो तरीके के एक्शंस बताए, एक होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस जिसमें जो इंडिविजुअल के एक्शंस होते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी पे नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, इससे आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा ना, तो इस मेरे एक्शन में कि मैं पढ़ा रही हूँ कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपने आर्ट्स ली, आपने कॉमर्स लिया, वो आपकी चॉइस है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, आपकी मर्जी, सिर्फ आप पर ही इफेक्ट पड़ रहा है, कोई नहीं रोक टोक करेगा। दूसरे जो एक्शंस होते हैं वो होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस, वो एक्शन जिनके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों पे भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने घर के बाहर DJ लगाया, लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहे हो रात के 3 बजे तक, तो इसका कंसिक्वेंस आपके नेबर्स को भी फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे एक्शंस में क्या होगा कि दूसरे लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। दो तरीके के एक्शंस बताए हुए हैं, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस जिसमें किसी और पे आपके एक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अदर रिगार्डिंग एक्शंस जिसमें आपके काम करने की वजह से दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट हो रही है, ओके। तो जे.एस. मिल ने क्या कहा, जे.एस. मिल ने कहा कि अगर कोई ऐसा एक्शन है जो सेल्फ रिगार्डिंग है, देखो अगर कोई ऐसा एक्शन है जो सेल्फ रिगार्डिंग है तो कोई इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा है अदर रिगार्डिंग, अगर अब अदर रिगार्डिंग है तो उसमें तो आप इंटरफेयर करोगे। अब अदर रिगार्डिंग में दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है सीरियस, एक होता है जो नॉन सीरियस है जिसमें हार्म ज़्यादा नहीं है, ओके, नॉर्मल जिसको हम कह रहे हैं। अब सीरियस वाले में तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, बट जो नॉर्मल है छोटा मोटा रूटीन का कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें सिर्फ सोसाइटी जो है वो डिसअप्रूव कर सकती है, इसमें सोसाइटी डिसअप्रूव करेगी। यही चीज़ यहाँ पे आपको इलेबोरेट करी हुई है। इट शुड ओनली बी कॉन्स्टेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, द हार्म कोज्ड मस्ट बी सीरियस। फॉर माइनर हार्म, ये जो नॉर्मल मैंने लिखा है इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, माइनर हार्म। कोई माइनर हार्म है तो मिल ने कहा कि उसके लिए सिर्फ सोसाइटी का डिसअप्रूवल ही ज़रूरी है, फोर्स नहीं करना चाहिए लोगों को। आई अगेन इलेबोरेट, ओके, ये आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जे.एस. मिल की बुक थी ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने हार्म प्रिंसिपल के बारे में बताया। उसमें उन्होंने कहा दो तरीके के एक्शंस हैं, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग में कोई बाहर की एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करेगी। अदर रिगार्डिंग एक्शंस दो तरीके के होते हैं,
एक होते हैं सीरियस, एक होते हैं माइनर। अगर माइनर है तो सिर्फ सोसाइटी डिसअप्रूवल चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने रात के 3 बजे गाने बजाए तो कोई बात नहीं, अगर सोसाइटी आपको डिसअप्रूव करेगी तो आपको शर्म आएगी, अगली बार से आप ऐसा नहीं करोगे। तो सोसाइटी डिसअप्रूव करती है माइनर हार्म्स में। उसके बाद होते हैं अदर रिगार्डिंग में सीरियस वाले। इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर कर दिया है तो वहाँ पर सोसाइटी डिसअप्रूवल से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड। यही सब आपको यहाँ पे इलेबोरेट किया गया। आपको हार्म प्रिंसिपल याद रखना है क्या होता है। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद constraining actions by the force or law should only happen when other regarding actions cause serious harm to definite individuals। वही चीज़ बताई हुई है कि आप कॉन्स्ट्रेन करो किसी और को तभी जब अदर रिगार्डिंग एक्शंस बहुत ही सीरियस हार्म कर रहे हो किसी डेफिनेट इंडिविजुअल्स को। Hate campaigns cause serious harm to the freedom of others, and actions that cause serious harms are actions on which constraints can be imposed। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हेट कैंपेन्स होती है ये एक सीरियस हार्म कॉज करती हैं, और ये क्योंकि सीरियस हार्म कॉज कर रही हैं दैट्स वाई इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को इम्पोज करने चाहिए रिस्ट्रिक्शंस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है? हाँ, रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं? इन रिस्ट्रिक्शंस को हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, वो डेफिनेट नहीं है, कुछ उन पे कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं। उन कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कहते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट। अब हमने पहले ही देखा था, एक कंसेप्ट था फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। जब हम बात करते हैं कि फ्रीडम का मतलब होता है बाहरी कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, उसको हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी में क्या है? नेगेटिव लिबर्टी वो एरिया होता है जो इनवॉयलेबल होता है। एक इंसान इस एरिया में जो करना चाहे, जो बनना चाहे वो बन सकता है, कुछ भी आप करो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी आप पे इंटरफेयर नहीं करेगी। ये वो सैक्रेड, ये वो छोटा सा एरिया होता है जिसमें कोई भी इंसान आप पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपको कितने बजे सोना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये आपकी मर्जी है, कि नेगेटिव लिबर्टी हो गई। ओके, देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली किससे डील करती है? फ्रीडम फ्रॉम, कि आपको किस किस चीज़ से फ्रीडम है, ये नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है। अब दूसरा कंसेप्ट आता है आपका पॉजिटिव लिबर्टी का। पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट क्या कहता है कि लोग ऐसे खुद से कुछ भी नहीं करते, सोसाइटी में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए कि जो सोसाइटी, जो लोग हैं उन पर कम से कम प्रतिबंध लग सके और वो डेवलप कर सकें। ओके, तो इसमें क्या होता है? फ्रीडम टू, पॉजिटिव लिबर्टी किसके बारे में बात करती है कि आपके पास क्या क्या करने की फ्रीडम है। ओके, फ्रीडम टू वट एवर, फ्रीडम टू डू वट एवर यू लाइक। ओके, तो जो पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है वो किस किस चीज़ से डील करता है कि आपको कौन गवर्न कर रहा है। तो आपको कौन गवर्न कर रहा है? आप खुद ही अपने आप को गवर्न कर रहे हो। इस कंसेप्ट के बारे में रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी, ऑरबिंदो सब ने काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टडी किया, काफ़ी ज़्यादा इसमें अपने जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड करी हैं। The individual to develop his or her capability must get the benefit of enabling positive conditions in material, political, and social domains. That is, a person must not be constrained by poverty or unemployment. They must have adequate material resources to pursue their wants and needs। जो लोग हैं उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास एडुकेट रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, वॉन्ट्स को फुलफिल कर सके। Above all, to develop their mind and intellect, individuals must have access to education and other associated opportunities necessary to lead a reasonably good life। देखो, नेगेटिव लिबर्टी ने कहा कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, पॉजिटिव लिबर्टी कह रही है हम तुम्हारे लिए एक स्टेप आगे जाते हैं, हम तुम्हारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तुम्हें एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे ताकि तुम अच्छे से डेवलप हो सको। तो यही आपका कंसेप्ट है पॉजिटिव लिबर्टी का। Positive liberty recognizes that one can be free only in society and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual. Whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society outside this area as such। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि कोई भी ह्यूमन बींग तभी फ्री होगा जब वो सोसाइटी में रहेगा, और सोसाइटी को इस तरीके से बनाना चाहिए कि इंडिविजुअल्स के पास मैक्सिमम एरिया हो डेवलपमेंट का। दूसरी साइड नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है? कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, तुम्हें जो करना है कर लो। ओके,
सिंपल है बहुत। नेगेटिव लिबर्टी कह रही है डू वट एवर यू लाइक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये आप बस इतना ही याद रखो, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट। इसमें हम किसकी बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम। ओके, इसमें हम किसकी बात करते हैं, आपकी फ्रीडम फ्रॉम। उसके बाद आपका सेकंड कंसेप्ट क्या था, आपका सेकंड कंसेप्ट था पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेंगे कि इंडिविजुअल्स का क्या हो सके, इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी में। ओके, तो ये किसकी बात करती है, पॉजिटिव लिबर्टी बात करती है फ्रीडम टू, फ्रीडम टू। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब उसका एक PYQ है यहाँ पे आपका, हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 15 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद आपको नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 17th पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्टेयर की स्टेटमेंट। ये आपका PYQ है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, आपसे पूछा हुआ था। स्टेटमेंट है आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। वॉल्टेयर ने कहा था कि जो तुम कह रहे हो मैं उस बात को तो नकार सकता हूँ, पर तुम्हारा हक है बोलने का तो तुम बोलो, मैं तुम्हारा बोलने का हक नहीं छीन सकता। ओके, तो ये वॉल्टेयर की स्टेटमेंट आपको सिंपली बस यही याद रखना है। देन आपका PYQ है और आगे भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या बैन किया गया था। रामायणा रीटोल्ड बाय ओब्रे मैनन, शैतानिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी। ये बुक तो आपसे बहुत बार पूछी हुई है। ओके, तो दोनों बुक्स आपको याद रखनी है और ये कहीं और भी रिपीट हुई है आपकी NCERTs में। ये दोनों बुक्स आपको याद रखनी है, ये बैन कर दी गई थी। ओके, फिल्म लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड द प्ले मैं नथुराम बोलते, ये भी बैन किए गए थे। ये आपको बेशक याद रहे ना रहे, आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। रामायणा रीटोल्ड बाय ओब्रे मैनन एंड शैतानिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी। सिंपली मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ कि एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट मिस दिस पॉइंट्स। ओके, सो चैप्टर तो हो गया आपका ख़त्म। यहाँ पे JS मिल के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। JS मिल ने कहा कि अपनी बुक ऑन लिबर्टी में 4 रीज़न दिए। कितने रीज़न दिए, 4 रीज़न दिए कि क्यों लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन मतलब बोलने की, जो वो चाहते हैं अपने आइडियाज़ रखने की। तो उनका पहले मानना था कि कोई भी आइडिया फॉल्स नहीं होता, जो भी लोग बोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ सच निकलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रुथ होगा उसमें। अब सेकंड पॉइंट ये है कि खुद से तो सच सामने आएगा नहीं। जब कोई ह्यूमन बींग अपने विचार रखेगा उसके बाद उसके अपोजिशन में भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। अब ये अपोजिशन में जब वैल्यूज़ आएंगी तो क्या होगा, आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया होगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया से क्या आएगा, हमारे पास एक बेस तैयार होगा कि कौन सा आइडिया है ट्रस्टवर्दी। उसके बाद इन्होंने कहा क्या, फिर हमें पता चलेगा कि सच क्या है। अब सच तो हमें पता चल गया, पर सच सारी ज़िंदगी सच नहीं रहता। कुछ टाइम बाद हो सकता है वो झूठ हो, मे बी उसको भाई थोड़े टाइम बाद चेंज होने की ज़रूरत हो। तो इसलिए लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है JS मिल की कौन सी बुक है, ऑन लिबर्टी है, और कितने रीजंस दिए थे उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, 4 रीजंस दिए थे। सो दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो